कोई भी चीज़ जो की जाएगी रिगार्डिंग एनओसी तो वो पाकिस्तान की प्रायोरिटी के लिए की जाएगी। कतन ऐसा नहीं है कि किसी को किसी भी इंटरनेशनल लीग से खेलने से रोका जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान इज़ द प्रायोरिटी फिर आपको एनओसी को लेके ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाए और जो लीग्स हैं वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाए। तुलसी भाई ने कहा था कि वर्ल्ड कप जाने से पहले आखिरी रात को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, फाइनलाइज हुआ था एक इंटरव्यू में। जो नई चीज़ थी उसमें ABCD कैटेगरीज थी। अब आपकी बातों से लग रहा है मुझे कि रेड बॉल और वाइट बॉल की साइंस दोबारा आने लगी है। क्या जो NOC रिवाइज NOC पॉलिसी होगी, हम कह सकते हैं वो रिवाइज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा? और दूसरा, आपने खुद कहा कि प्लेयर्स हंगर है, उनमें भूख है ऑस्ट्रेलिया में खेलने में। अगर हारिस रऊफ को रेड बर्गर नहीं खाना और उसमें वो उसकी भूख नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको हम बिग बैश में एक ऑप्शन रखें आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए जो 5 महीने में? और वहाब रियाज साहब जिन्होंने उसको बारे में स्टेटमेंट दी, उन्होंने खुद ऑस्ट्रेलियन टूर 2019 से 2 महीने पहले रिटायरमेंट ली थी। देखिए, आपके दो तीन सवाल आ गए। पहला सवाल कि आपका न्यू NOC क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई? जी, मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जो दिया गया है उसी के मुताबिक सारा ये सीज़न चलना है, क्योंकि उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की सबसे पहली वजह होती है वो ये होती है कि वो 1 प्लेयर या 25 या 30 प्लेयर जितने भी प्लेयर हैं वो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक अवेलेबल होंगे पाकिस्तान के लिए, और उसी के मुताबिक उनकी कैटेगरीज बनती हैं। जो टॉप परफॉर्मर होता है तीनों फॉर्मेट का, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो A मिलता है, और किसी को B मिलता है, किसी को C मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड जो भी इसका क्राइटेरिया सेट होता है। तो अगर कोई भी चीज़ जो की जाएगी रिगार्डिंग NOC तो वो पाकिस्तान की प्रायोरिटी के लिए की जाएगी। कतन ऐसा नहीं है कि किसी को किसी भी इंटरनेशनल लीग से खेलने से रोका जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान इज़ द प्रायोरिटी फिर आपको NOC को लेके ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाए और जो लीग्स हैं वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाए। तो पाकिस्तान की अगर प्रायोरिटी आपके सबसे पहले है और आपके दिमाग में अव्वलीन तरजीह अगर पाकिस्तान है, तो फिर सबसे पहले अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। और दूसरा जो सवाल था आपका, वो हारिस रऊफ अगर लाल बर्गर नहीं खाना चाहता तो हमें उसको व्हाइट पावर के लिए रखना चाहिए? और नहीं, देखें, ये हर इंडिविजुअल की अपनी विश है। मैंने एज ए टीम डायरेक्टर जब मुझे ये रोल मिला तो मैंने सबसे पहले वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे उनसे तो मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज दे हैव टू बी अवेलेबल। जो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर थे मैंने उनको कॉल की और मुझे लगा कि यार मैं इनको एक क्लियर मैसेज, एक कम्युनिकेशन का जो एरर पहले कहा जाता रहा है कि जी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही या बेहतर कम्युनिकेट नहीं किया गया, आई कॉल्ड एवरीवन कि यार मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के प्लान के अंदर हमारे हैं, आप अपनी अवेलेबिलिटी दें। और उसी की वजह से जो हारिस रऊफ हैं वो एक शाम पहले या एक रात पहले चीफ सेलेक्टर के पास गए और पहले उन्होंने शायद उनके साथ कमिट किया कि ही वांटेड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, फिर फॉर सम रीज़न उनको लगा कि उन्होंने नहीं खेला। जब उनकी देखी गई रिपोर्ट फ्रॉम द फिजियो, तो फिजियो की रिपोर्ट में उनके जिस्म के किसी कोने में भी कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट ना खेल सकें। तो ये सोच रखना कि टेस्ट क्रिकेट को नहीं खेलना चाहता या फोर्सफुली खेलना चाहता है, ये बिल्कुल गलत है। एक इंडिविजुअल की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये सोचता है कि उसने रेड बॉल क्रिकेट अगर नहीं खेलनी तो ये उसका एक इंडिविजुअल एक्ट है या उसकी इंडिविजुअल सोच है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि तमाम प्लेयर हर फॉर्मेट के लिए अवेलेबल होंगे अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर हारिस रऊफ के केस के अंदर अगर उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी शो की है कि वो नहीं खेलना चाहते रेड बॉल क्रिकेट, तो इसके ऊपर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर टूर प्रोग्राम लिया जाएगा कि हमें पाकिस्तान के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में किन लोगों को कब किस वजह से क्या कैटेगरी देनी है, फॉर श्योर। हफीज़, अभी आपने खासी बात की।